हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 फॉर योर एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है उसको जरा थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने बच्चे देखा कि एंडोक्राइनोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ऑल ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इस एंडोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स। और यहाँ पर फिर सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या क्लासिफिकेशन रहता है हॉर्मोन्स का। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स में हमने ये देखा कि वो किस कॉम्पोजिशन के बने हुए हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से है। फिर नेक्स्ट हमने देखा बच्चे कि अगर ये सेकेंडरी मैसेंजर यूज कर रहे हैं तो वो कौन से यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, और मैंने आपको बताया कि इन सब से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि होता है रिसेप्टर के रिगार्डिंग कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो उसके लिए भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि अगर आपका कोई हार्मोन प्रोटीन नेचर का है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके जो रिसेप्टर होंगे वो कैसे होंगे बच्चे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होंगे। और अगर वही हार्मोन सेल के अंदर जाके, न्यूक्लियस के अंदर जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो उसके रिसेप्टर्स कैसे होंगे बच्चे, इंट्रासेलुलर होंगे। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट सेट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट विद इन योर बॉडी। तो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट वाज कि मैम थाइमस क्यों नहीं पढ़े। बच्चे थाइमस वैसे आप पढ़ते हो बट दैट पार्ट कम्स मेजरली इन योर इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक, ठीक है, जिसमें तुम देखते हो कि किस तरीके से तुम्हारे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है और साथ के साथ आपके थाइमोसाइट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं फॉर द इम्यूनिटी पर्पस। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चे तो उसके बाद हमने आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आज बारी है बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और जहां तक है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाते हैं, क्योंकि जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के बारे में बताया था कि कौन से पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का प्रमोशन या इनिबिशन करा देते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन। ऑलराइट, तो आई होप अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया होगा ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। इन केस यू आर फेसिंग एनी ऑफ द डाउट यू आर फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करें आपके लेक्चर नंबर 3 से। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद योर लेक्चर नंबर 3, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बोला हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चे, हम लोगों को पढ़ना है आपका अनदर ग्लैंड दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टूडेंट्स। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम लोग देखें बच्चे तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, लोकेशन तुमसे पूछ लेगा फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। कंफ्यूजन रहता है मिड ब्रेन में और फोर ब्रेन में, तो फोर ब्रेन में इसकी लोकलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इट इज वेरी मच क्लोज टू योर मिड ब्रेन एज वेल, ठीक है बच्चे। तो अगर हम लोग फिर से डायग्राम को ड्रॉ करें ह्यूमन स्कल को तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द ह्यूमन हेड वाला एरिया। और इस ह्यूमन हेड वाले एरिया में बच्चे क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चे, जो आपका आउटर क्रेनियम बोन रहता है, इधर बच्चे एक होती है स्फेनॉइड बोन। और इस स्फेनॉइड बोन में होती है एक कैविटी जिसे आप कहते हो बच्चे सेला टर्सिका। तो यहाँ इस तरीके से बच्चे एक कैविटी प्रेजेंट होती है। किस बोन में होती है, स्फेनॉइड बोन में। याद रखना कौन सी बोन है, स्फेनॉइड बोन है। और इस स्फेनॉइड बोन में, दिस इज योर बच्चे स्फेनॉइड बोन, और इस स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट है एक कैविटी। और इस कैविटी को क्या बोला गया है, इस कैविटी को ही बोला गया है सेला टर्सिका।
ऑलराइट, क्या बोला गया है बच्चे, रिपीट करेंगे, सेला टर्सिका। देखो जितनी बार बायो के तुम टर्मिनोलॉजीज को रिपीट करते हो उतना ज्यादा तुम्हें उसको याद रखने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा, उतनी कम तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब जब तुम्हें नोट्स लिखवाए जा रहे हैं तो ट्राई टू रिपीट द टर्म्स जो कि तुम्हारे लिए अनफेमिलियर है, तुम पहली बार सुन रहे हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो तुम्हें खुद ऐसे लगेगा कि यार बुक से रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, टर्म्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो उसको रिपीट करा करो और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहा करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर बच्चे में देखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकलाइजेशन किस तरीके से रहती है, तो इस गड्ढे में देखो बच्चे इस तरीके से एकदम शांतिपूर्वक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस तरीके से बैठी रहती है ना, एकदम मजे से बैठी रहती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर सर पर कौन प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। तो इसके जस्ट ऊपर अब मैं बना देती हूँ कौन सा ग्लैंड स्टूडेंट्स, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड योर हाइपोथैलेमस एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस ऑर्गन, या आप कह सकते हो ग्लैंड, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे तो यहाँ पर अब आपको पढ़नी है पिट्यूटरी के बारे में कुछ बातें, और कुछ बातें पता है क्या तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एंटीरियर क्या होती है, नए नए नाम क्या है उनके, ठीक है। तो जरा उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं बच्चे, तो लोकेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन द ब्रेन, present in the brain, all right, in the cavity called, in the cavity called, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, in the cavity called the sella turcica, sella turcica, present in sphenoid bone, प्रेजेंट इन स्फेनॉइड बोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक कैविटी, और इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, जो कि स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आपको ऑलरेडी पता है कितने पार्ट्स होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हमने देखा कि भाई दो पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या असल में दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। हमारे केस में, हम मैमल्स के केस में आपको पिट्यूटरी के दो ही पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वेयर एज इन टर्म्स ऑफ योर लोअर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बच्चे एव्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, या फिर एम्फीबियंस हो गया, ठीक है, इन सबके केस में पिट्यूटरी के होते हैं तीन पार्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे, नॉर्मली 2 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस या इन केस ऑफ मैमल्स, ठीक है। और ये दोनों पार्ट्स के आपने नाम लिखे हैं, आई विल रिपीट दीज नेम्स वंस अगेन सो यू डोंट हैव टू वरी अलॉट। और नेक्स्ट हमने देखा कि 3 पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट्स इन केस ऑफ, 3 पार्ट्स इन केस ऑफ, किस में देखने को मिलते हैं 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे बच्चे। एक तो आ जाता है एम्फीबियंस, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे एव्स, एव्स कौन होती हैं, बर्ड्स वाली, ठीक है, जिसमें 4 लिम्ब्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द विंग्स, ऑलराइट। बट एक चीज ध्यान रखना, नॉट ऑल द बर्ड्स हैव द फ्लाइंग पावर, कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जिनके पास विंग है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू द फ्लाइट, ऑलराइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फिर आपको देखने को मिल जाता है रेप्टाइल्स, नेक्स्ट इज योर रेप्टाइल्स, जिसमें क्रोकोडाइल, ये सब आपके ऑर्गेनिजम्स बच्चे आते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, इतना पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं 3 पार्ट्स की तो वो क्या है, और 2 पार्ट्स क्यों लिखा है, तो वो स्ट्रक्चरल कैसा होगा उसको जरा देखते हैं। तो यहाँ बच्चे हम ना दोबारा से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेम्स लिख लेते हैं, क्योंकि यू गाइज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द नेम्स, तुम लोग ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो, तुमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स डेफिनेटली देख रखे होंगे, और देख रखे होंगे तो तुम्हें नाम तो याद हो ही गया होगा, है ना। तो अब अगर हम लोग देखें बच्चे, तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूं 3 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूँ। 3 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी लिखा है तब, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका ड्राइंग कर दे बच्चे, तो यहाँ पे तुम्हें पता है
कुछ इस तरीके से, दिस वाज द हाइपोथैलेमस, राइट। इस हाइपोथैलेमस में इस तरीके से आपका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या बोला था, इनफंडिबुलम। और फिर उसके बाद बच्चे इस तरीके से आपका आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि भाई मैम आपने तो फिर से 2 पार्ट्स बना दिए, फिर 3 क्यों लिखा है ना, ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। तो यहाँ पर जस्ट अभी हम लोग देख लेते हैं, एक थर्ड पार्ट भी प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट होता है बच्चे थर्ड पार्ट, ज्यादा बड़ा है ही नहीं, ज्यादा बड़ा है ही नहीं ये पार्ट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या क्या नाम हो जाएंगे, तो बच्चे ये तो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बच्चे, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं वैसे ही ड्रॉ कर देती हूँ जैसे आपका एंटीरियर पिट्यूटरी दिखता है, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड योर एंटीरियर, दिस इज कॉल्ड योर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो चीज तुम्हें पता है उसको ऑलरेडी लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी या फिर पार्स इंटरमीडिया, इसे हम बोल देंगे पार्स इंटरमीडिया। तो अब अगर मैं पार्स के टर्म्स में इन तीनों के नाम लिखूं तो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको हम बोल सकते हैं पार्स डिस्टेलिस, यहाँ मैंने लिख दिया पार्स डिस्टेलिस। इसके केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूरोनल एक्सटेंशंस नीचे तक होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। और अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो इस तरीके से बच्चे आपको न्यूरॉन्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, दीज आर द न्यूरॉन्स, इस तरीके से ये आपके न्यूरॉन्स आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर पीछे से भी आपको कुछ न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे, वो आई एम रिप्रेजेंटिंग विद दिस कलर, ठीक है। जो पीछे वाले न्यूरॉन्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चे, यू गाइज आर स्मार्ट, आपको पता है कौन सी आर्टरी आती है और किस तरफ आती है, एंटीरियर पिट्यूटरी की साइड आपकी एक आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी। और वो सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी इस तरीके से इसमें घेरा बना लेती है। और फिर उसके बाद बच्चे, ये सुप्राफाइशियल आर्टरी आपकी इस तरीके से ब्लड वेसल का एक नेटवर्क बना लेती है ना। और कहाँ बनाती है, टुवर्ड्स द टर्मिनल साइड ऑफ योर कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, टुवर्ड्स द टर्मिनल साइड ऑफ योर एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस तरीके से बच्चे एक ब्लड वेसल का नेटवर्क बन जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी ब्लड सप्लाई है वो ऊपर से नीचे तक आ जाती है, ताकि नीचे आके वो पिट्यूटरी की जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चे वो सेंड कर सके, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को क्या मिलता था, इधर की साइड आपका एक प्यारा सा सिस्टम था बच्चे, जिसे हमने क्या कहा था, पोर्टल सर्कुलेशन। और इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हम बोलते हैं बच्चे हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा जो पोर्टल चल रहा है ये कहाँ चलता है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में चलता है। और इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस स्टॉक को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम ये तो आपने पहले लेक्चर में भी करवाया था या दूसरे लेक्चर में भी करवाया था, दोबारा से क्यों बता रहे हो। भाई दोबारा से कर लोगे तो तुम्हारा रिविजन ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो दोबारा से कर लो, रिवाइज कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। तो जितनी बार जितनी टर्म्स को रिपीट करोगे उतना बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करना है। अगर आपको दोबारा डायग्राम बनाने का लिए दिया गया है तो आप दोबारा से उसे रीड्रॉ करेंगे और दोबारा से उस डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हमने मेंशन करा है एक दूसरा पार्ट जिसको मैंने क्या बोला है, पार्स इंटरमीडिया। ऑलराइट, अब अगर हम लोग देखें तो दिस इज योर हाइपोथैलेमस, दिस इज योर बच्चे क्या है,
ये है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में तुम्हें न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, न्यूरॉन्स की बात मैं कर रही हूँ। कौन से न्यूरॉन्स? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो आ रहे हैं। अब उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि क्या सिचुएशन हुई है। 3 पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। तो अगर हम देखें बच्चे, तो नॉर्मली इन केस ऑफ, हमने देखा नॉर्मली इन केस ऑफ किस किस में, अब तो बता सकते हो तुम, एम्फीबियंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एम्फीबियंस हो गया। उसके बाद एव्स हो गया। उसके बाद बच्चे रेप्टाइल्स हो गया। तो इन तीनों के केस में क्या होता है? इन तीनों के केस में आपको देखने को मिल जाती हैं 3 पार्ट्स मिलते हैं। 3 पार्ट्स में एक आ जाएगा बच्चे। अब देखो मैं नाम बदल के लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका मतलब है एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले 2 लेक्चर पढ़े लेना, जो पहला बच्चा आया है उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ। अगर तुमने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, तो फिर तुम्हारा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी आ जाता है। तुम्हें पता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। फिर तुम्हारे पास आ जाता है सबसे पीछे वाली साइड ऑफ द पिट्यूटरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन होती है? क्योंकि यहाँ पर आपके टर्मिनल एंड तक न्यूरॉन्स के एक्सटेंशंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें तो ये चीज क्यों डिफरेंट है इन केस ऑफ अस, इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो इस चीज को हम लोग हाईलाइट करके लिख देते हैं डिफरेंट कलर से कि इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ ह्यूमंस, जरा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या कंडीशन होती है? जो पार्स इंटरमीडिया है ना बच्चे, वो प्रेजेंट तो है हमारे पास, पर इट इज नाउ मर्ज्ड। पार्स इंटरमीडिया is now merged with कौन सी पिट्यूटरी? with your anterior pituitary. It has now merged with the anterior pituitary, जिसके वजह से आपको अब हम ह्यूमंस के केस में सिर्फ 2 ही पार्ट्स पिट्यूटरी के देखने को मिलते हैं। एक होता है एंटीरियर और एक हो जाता है बच्चे पोस्टीरियर पार्ट। इतना पॉइंट क्लियर है? एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक बढ़िया सी स्लाइड तैयार हो गई है जिसमें तुमने देख लिया कि पार्स इंटरमीडिया की लोकलाइजेशन कैसी होती है, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं बच्चे आपके डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट योर एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है बच्चे। तो अब आप हेडिंग डालेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करूं बच्चे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि मैं बोल रही हूँ, अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए एडिनो हाइपोफाइसिस, अपने आप दिमाग में आना चाहिए पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। तो कोई सा भी नाम लिखा हो कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीरियर पिट्यूटरी तो बहुत सिंपल टर्म है, हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें दे दे, या हो सके कि सिंपल सा क्वेश्चन दे के तुम्हें कंफ्यूज करे बाय प्रोवाइडिंग यू द डिफरेंट नेम्स। पर आप लोग स्मार्ट हैं, आपको अब दोनों नेम्स जो है बच्चे वो पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का। अब अगर आप देखेंगे, मैंने लिखा बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो यहाँ पर ना बहुत सारे आपके सेट्स ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर या तो फिर मैं तुम्हें पहले सेट ही बता देती हूँ कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिसको तुम पढ़ने वाले हो। पर देखो घबराना नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, पढ़ने तो पढ़ेंगे, पर तुम अगर रिपीट करोगे टर्म्स को, बार बार पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट चीज रहेगी नहीं, बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें बच्चे तो कौन कौन से हार्मोन होंगे, एक सबसे पहले आप पढ़ोगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आप एक और हार्मोन पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आप एक और हार्मोन पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है स्टूडेंट्स। और
इसी तरीके से आप बच्चे और भी सेट्स ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ोगे, जैसे कि आपका LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो पक्का तुमने काफी बार सुना होगा, ठीक है। LH जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो आप एक और हार्मोन पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, यानी कि जो फॉलिकल्स को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करे, उसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ACTH, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ठीक है। एक और हार्मोन आता है बच्चे जिसे हम कहते हैं TSH, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेट्स ऑफ हार्मोन्स होंगे जिनको आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। इन सेट्स ऑफ हार्मोन्स को आपको डिस्कस करना होगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं with your first hormone, that is your growth hormone, ठीक है। तो let us first start with your growth hormone, ठीक है। अब खुद से सोचो भाई, ग्रोथ हार्मोन कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है तुमने, बचपन में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ग्रोथ हार्मोन तुमने पढ़ा है कि भाई अगर ये बढ़ गया ना तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। और तुमने पक्का ना ऐसे पोस्टर्स भी देखे होंगे जगह जगह पर, या फिर ऑटो वगैरह में पीछे लगे रहते हैं कि भाई ये दवाई खा लो हाइट बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे हाइट बढ़ाने वाले पोस्टर्स लगे रहते हैं, है ना। और वैसे ही किसी भी जगह के लिखे होते हैं कि इनकी दवाई खा लो, उनकी दवाई खा लो, वहां की जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है। तो अब एक बात समझ लेना बच्चे, तुम एक सर्टेन एज के बाद, अगर तुम्हारी एक सर्टेन एज हो गई, यानी कि अडल्टहुड में तुम्हारी हाइट रुक चुकी है, अब तुम बाहर से पता नहीं कौन सी भी दवाई, कोई सी भी दवाई, आई एम नॉट रेफरिंग टू द एलोपैथिक दवाई, वैसे तो एलोपैथिक मेडिसिन में भी ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी हाइट बढ़ा दे आफ्टर यू हैव रीच्ड योर अडल्टहुड, राइट। तो अब बेसिकली सर्जिकल मेथड्स आ चुके हैं बच्चे जिसकी मदद से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बोन्स में चेंजेस करे जाते हैं, लीडिंग टू द कंडीशन आपकी बोन जो है वो ग्रो हो जाती है और फिर आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो दैट इज अ वेरी सेपरेट थिंग, मतलब सर्जिकल मेथड है। तुम बाहर से कोई भी आप दवाई या इंजेक्शन लोगे तो भाई उल्टा ही असर करेगा, ठीक है। तो वो जो जड़ी बूटी वगैरह ये सब दी जाती हैं और कहा जाता है कि अब आपकी हाइट रुक गई है तो आप ये कर लो वो कर लो, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। बच्चे बहुत ही मुश्किल है कि एक कंडीशन हो, इसलिए क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपकी लॉन्ग बोन्स जो है उनकी टेंडेंसी टू ग्रो वो रुक जाती है। अगर लॉन्ग बोन्स की टेंडेंसी टू ग्रो रुक गई तो क्या होगा, क्या ग्रो होगा, तो तुम्हारी बॉडी में बच्चे शॉर्ट बोन्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि तुम्हारे जॉज या फेशियल फीचर्स में, जैसे कि आपके ईयर्स में, जैसे कि आपके फैलेंजेस में। तो बच्चे अगर तुमने ऐसी कुछ मेडिकेशन ली ना जिससे तुम चाहते हो तुम्हारी हाइट बढ़े, तो लॉन्ग बोन्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बोन में बच्चे एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एपीफाइशियल प्लेट, और वो एपीफाइशियल प्लेट टर्मिनल साइड ऑफ द बोन्स में होती है और वो हो जाती है बंद। इसका मतलब वो दरवाजा बंद तो हाइट नहीं बढ़ेगी। अब तुम्हारी शॉर्ट बोन्स में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो शॉर्ट बोन्स तुम्हारी बढ़ जाती है। तो अगर तुम ऐसी कोई बाहर से मेडिसिन लोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी शॉर्ट बोन्स बच्चे बढ़ने लगेंगी और एक डिसफिगरमेंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो डिसफिगरमेंट जो है अगर हो गया तो बच्चे हो सकता है स्पीकिंग एबिलिटी में दिक्कत हो जाए, हो सकता है वॉकिंग एबिलिटी में दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो तरीके होते हैं जिससे आप हाइट बढ़ा सको, ठीक है, वो सब फेक तरीके हैं, पहली बात समझ लो। और अगर हम ये देखें कि एक सर्टेन एज तक ही हर एक की हाइट बढ़ती है, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट लेना है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट से अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस कि हाइट इंक्रीज हो, ठीक है। अदर साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यही नॉलेज अपने दोस्तों को या किसी और को भी बता देना जो इस तरीके से सोच रहा है कि भाई हाइट कम है, कोई बात नहीं, हम लोग तो पिल्स ले लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज का अवेयरनेस फैला देना तुम लोग भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुमने एक चीज समझ ली या तुम्हें एक चीज पता है कि भाई हाइट बढ़ाता है। अगर हाइट बढ़ा रहा है तो हमेशा क्यों नहीं हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब कि हार्मोन हमारी बॉडी में से खत्म हो गया क्या?
कि मतलब अडल्ट में आते ही हमारी बॉडी में अब ग्रोथ हार्मोन एब्सेंट है क्या, या प्रेजेंट नहीं है, या फिर इसका अमाउंट कम हो चुका है, कुछ ऐसी कंडीशन है। ऐसा नहीं होता बच्चे, तुम्हारे पास अभी भी ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, तो हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, है ना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तुम ये समझो, ग्रोथ हार्मोन का रोल जब तुम चाइल्डहुड वाली फेज में हो, यानी कि जब तुम्हारी टेंडेंसी है कि अभी तुम्हारी बॉडी ग्रो करके हाइट इंक्रीज करा सकती है, उसकी फंक्शनैलिटी तब यही है कि वो तुम्हारा हाइट बढ़ाने में मदद कराएगा हार्मोन, ठीक है। पर जब तुम अडल्ट फेज में आ जाते हो, इसने अपना रोल ही बदल लिया। इसने कहा यार अभी तो इसकी हाइट बढ़ चुकी है, अब दोबारा से क्यों हाइट बढ़ाए, क्यों हर एक इंसान को खली बना दे, राइट। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बच्चे वो दूसरा फंक्शन शो करेगा, वो शो करेगा दूसरा फंक्शन, और वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जो मैं तुम्हें छोटा सा जिस्ट दिया है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, वो जिस्ट तुम्हें सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। जिसको भी एक बार इन स्लाइड्स में कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें जैसे ही आप, चलो कोई बात नहीं, आप पहले वाली स्लाइड देख लो, ठीक है। उसके बाद आई मेंशन द पॉइंट्स फॉर योर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। डन, चलिए ये वाला भी हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आप। तो बच्चे सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो किस टाइप का हार्मोन है, कि प्रोटीन वाला नेचर है या लिपिड वाला नेचर वाला हार्मोन है, खुद सोचो। पहली दो क्लासेस में तुम्हें यही चीज बताई गई है, क्लासिफिकेशन बताई गई है पहली क्लास में स्पेशली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे, तो ग्रोथ हार्मोन कैसा है, ये होता है बच्चे आपका प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, और इसमें भी आप इसे क्लासिफाई करेंगे कैसे बच्चे, एज एन पेप्टाइड हार्मोन। इट इज योर लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, इट इज योर लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। दूसरा अगर हम देखें बच्चे, तो क्या इसमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और होता है बच्चों से हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है बच्चे वो देखने को मिल जाएंगे, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या फीचर रहता है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर पेप्टाइड तुमने पढ़ लिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पढ़ लिए। इसके अलावा क्या फीचर देखने को मिलेगा बच्चे, इसके अलावा यहाँ पे हमें देखना है ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो हमारी हाइट बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर ये चीज बोल रही हूँ बच्चे कि अगर मान लो इफ दिस इज योर क्रोमोसोम, अगर इस तरीके से आपका क्रोमोसोम बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इस जीन में अगर हम बात करें बच्चे, ये जो ग्रोथ हार्मोन का जीन होता है ये कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है 17th क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो अब जरा इस चीज को भी लिख देना, ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि ग्रोथ हार्मोन जो है इट इज द जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन, जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन is present on 17th, is present on 17th क्रोमोसोम, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट ऑन योर 17th क्रोमोसोम। और 17th क्रोमोसोम की भी कौन सी आर्म पर, यस इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 17th क्रोमोसोम की भी शॉर्ट आर्म पर, ठीक है, ऑन द शॉर्ट आर्म, ऑन द शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म पर ये प्रेजेंट होता है। अब इसका डायग्राम भी बना लेना ताकि अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग पे फिक्स हो जाए। दिस इज आर द क्रोमोसोम, ठीक है। एक साइड बच्चे आपको लॉन्ग आर्म देखने को मिल जाएगी और एक साइड आपको शॉर्ट आर्म देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट आर्म पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का जीन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जीन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिया।
अब यहाँ पर आ जाते हैं जरा रोल पर। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चे, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, क्या कार्य प्रणाली है इसकी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन बच्चे नो डाउट क्या करा देता है, सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, या तुम बोल सकते हो कि सेल का प्रोलिफरेशन नंबर्स बढ़ा देना। ठीक है, सेल का प्रोलिफरेशन करा देता है और साथ के साथ सेल के साइज को भी बढ़ाने में मदद करता है। मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया सेल की ग्रोथ में भी ये मदद कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे को समझ में आ गए। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना बच्चे कि ग्रोथ हार्मोन का जो रोल होता है वो तभी तुम्हें दिखता है या तभी आता है जब कोई बच्चा बर्थ ले लेता है। मतलब अगर 9 मंथ का जेस्टेशन टाइम पीरियड है तो उस 9 महीने में जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट विद इन द प्लेसेंटा ऑफ द फीमेल। ऑलराइट, तो प्लेसेंटल हार्मोन्स कुछ फीमेल के हार्मोन्स मिलके क्या करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कराते हैं, पर वहां पर ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस पॉइंट को लिख देंगे, नो रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नो रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन seen during the case of या during the embryonic development, during the embryonic development। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो कब देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है वंस द चाइल्ड हैज टेकन द बर्थ, आफ्टर दैट जो भी उसकी ग्रोथ है इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो वंस द बर्थ has taken place, once the birth has taken place, growth hormone acts। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ हार्मोन काम करता है और अपना रोल करके बच्चे की हाइट, बच्चे का डेवलपमेंट वो सब बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब बच्चे एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, उसको भी जरा ध्यान से समझेंगे। तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, अब देखो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दे रही हूँ एमएसक्यू टाइप का। ठीक है, अब ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखो, एक तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ जैम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैम में तो आते ही हैं इस टाइप के, बट फॉर द सीयूटी पीजी एज वेल, क्योंकि वहां तुम्हें देखो ऑप्शंस में बोलेगा नहीं कि तुम मल्टीपल ऑप्शंस को टिक करो, वो तुम्हें नीचे एक अलग ऑप्शन दे देगा कि यार ए बी सी है, ए बी डी है, या ए एंड बी है, या फिर नन है, इस तरीके से। और CSIR में भी ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो तुम्हारे ही अल्टीमेटली हेल्प आएंगे एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन बी, कैन बी क्या क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहला, एक तो क्या ये सेल ग्रोथ में मदद कराता है, बी क्या ये हाइपर ग्लाइसेमिक है, दैट इज इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, क्या ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ब्लड में। नेक्स्ट, क्या ये हेल्प करता है इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए मैंने अपवर्ड एरो यूज कर लिया है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑल थ्रू आउट द एज, ऑल थ्रू आउट द लाइफ या एज। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ साउंड्स बेटर, तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हेल्प्स इन द किसमें हेल्प कर रहा है, क्या ये जो ग्रोथ हार्मोन है इन सभी रोल के अलावा इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ
प्रोटीन्स। तो क्या ये प्रोटीन को तोड़ रहा है या नहीं, ठीक है, ये कंडीशंस है। अब तुम्हें क्या करना है बच्चे, इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। और अभी के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हें जस्ट अभी इसका आंसर देना है, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं, उसके बाद तुम इन पॉइंट्स का आंसर दे सकते हो। क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो अभी के लिए तुम इस क्वेश्चन को पॉज कर दो, ठीक है, अभी के लिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पॉज कर देंगे। अभी आपके कुछ पॉइंट्स और बच रहे हैं, उसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर टू ऑल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भाई बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसके बाद ही ग्रोथ हार्मोन का रोल आएगा। अगर जेस्टेशन पीरियड है तो उस टाइम पर कोई भी ग्रोथ हार्मोन का रोल नहीं होता है, दूसरे रोल्स होते हैं या दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में, विच इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें मदद करते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो और क्या हो सकता है, और क्या रोल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन में तुमने ये 3 पॉइंट्स तो पढ़ लिए बच्चे, और क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें बच्चे, यानी कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड वाला फेज, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन, किस में मदद करता है, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन बच्चे हाइट बढ़ाता है, ठीक है, हेल्प्स इन हाइट इंक्रीमेंट या हाइट इंक्रीज। अब देखो अपवर्ड एरो में जहां भी यूज करूँ ना, दीज आर माय शॉर्टकट्स, ठीक है, ये हो गया, हैशटैग हो गया, अपवर्ड इंक्रीज, नोन एज के लिए, तो ये छोटे छोटे मेरे शॉर्टकट्स रहते हैं। कहीं पे कंफ्यूजन लगे मुझे बता देना है, अदरवाइज इंक्रीज की तो नॉर्मल है, कॉमन है, सभी काफी बच्चे यूज करते हैं, तो इसका मतलब है हाइट का बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट तो तुमने देख ही लिया, ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम पे तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब देखो एक और चीज है जो आपके बहुत सारे इस तरीके से, आई शुडंट से द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, पर तुम्हें पता है ऐसे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, बोलते हैं ये मिलाओगे हाइट बढ़ जाएगी, है ना, ये मिलाओगे दिमाग बढ़ जाएगा, ऐसी कंडीशन जो है ना बच्चे, मैं सच बता रही हूँ, वो सब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट ट्रूली श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और वो सिर्फ एक सेल करने का तरीका होता है ना। कोई जो क्लेम है कि ये पीने से हाइट बढ़ जाएगी, वो पीने से दिमाग बढ़ जाएगा, वो इतने ट्रूली 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। कुछ सर्टेन अमाउंट में मैं मान सकती हूँ उसमें उन्होंने कुछ ऐसा डाल दिया जो इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, बट इट्स बेटर टू हैव द मिल्क विदाउट एनी सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है बच्चे, आपके अदर कंटेंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड या अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें नहीं कंज्यूम करने चाहिए अपने अर्ली एज में, वो भी हम करने लगते हैं, ठीक है। साथ के साथ इनमें शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है, और शुगर भी हमें मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तभी तुमने केसेस देखे हैं कि आजकल अर्ली एज में भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, अर्ली एज में भी कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए विद टाइम हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्दो एड्स इतने फैसिनेटिंग बनाए जाते हैं कि यार ये प्रोवाइड कर देगा, वो चीज वो प्रोवाइड कर देगी, बट बेटर, सबसे बेटर क्या है, नेचुरल चीज को नेचुरली ही कंज्यूम करो, वो चीज रहती है बेटर, ठीक है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब जरा हम देखते हैं, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ योर हाइट, ठीक है, इंक्रीज कराने में मदद कराता है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे, इन केस ऑफ अडल्ट्स, इन केस ऑफ अडल्ट्स, अब अडल्ट्स के केस में क्या करा रहा है, ग्रोथ हार्मोन हाइट तो बढ़ा नहीं रहा, तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। खुद से सोचो, खुद से सोचो, तुम्हारी हाइट तो बढ़ नहीं रही, तो अब क्या करेगा वो अब मेटाबॉलिज्म कराएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ अडल्ट ग्रोथ हार्मोन फोकसेस ऑन द मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन कह रहा है भाई मेरे को खत्म करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना रोल ही बदल लूंगा, अडल्टहुड में रोल ही बदल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फोकसेस ऑन द मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम लोग बात करें तो ये किस चीज का मेटाबॉलिज्म कराता है, ये मेटाबॉलिज्म उसी चीजों को तो कराएगा जो तुम कंज्यूम करोगे, है ना।
अब एक चीज समझ लेना, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि चीजों का बनना या फिर चीजों का टूटना। मोस्ट ऑफ द केस में मेटाबॉलिज्म बच्चे समझते हैं कि भाई तोड़ेंगे ही चीजों को, तो कैटाबॉलिज्म करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म थोड़ी होगा। तो बच्चे एनाबॉलिज्म भी होता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बॉडी में जो मसल्स बिल्डअप हो रहा है किसका बन रहा है, प्रोटीन का बन रहा है। तुम खा रहे हो तभी तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अगर मैंने प्रोटीन को तोड़ दिया तो किस में आ जाएगा, अमीनो एसिड्स में, राइट। तो तुम्हारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं पर प्रोटीन भी है। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें होती हैं, कैटा भी होता है और एना भी होता है। कैटा मतलब ब्रेकडाउन, एना मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ अडल्ट ग्रोथ हार्मोन फोकसेस ऑन द मेटाबॉलिज्म। और अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है या जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये किस चीजों का हो रहा है, या फिर इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी होता है बच्चे, और साथ के साथ साथ एनाबॉलिज्म भी होता है। तो यहाँ तुम्हें दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं। आगे बढ़े बच्चे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जरा कि किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, किसका एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो सबसे पहले मान लो बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल तुम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि इस तरीके से मैंने एक बर्गर बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आजकल बच्चों को जंक फूड ही खाना पसंद है। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ सिंपल सा डायग्राम ऑफ योर बर्गर, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से तुमने बढ़िया सा वेजीज से भरा हुआ एक प्यारा सा बर्गर जो है बच्चे, वो इस तरीके से तुमने कर लिया कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से तुमने एक बढ़िया सा बर्गर जो है, और इसमें हमने ऐड कर दिया इस तरीके से कुछ सेसमे सीड्स, ये तुमने बढ़िया सा एक बर्गर कंज्यूम कर लिया, ठीक है। या तुमने और कोई फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करा, ठीक है। अब तुम्हें इससे क्या क्या मिल सकता है, अगर अच्छा वाला बर्गर हुआ तो सारी चीजें मिल जाएंगी, बेकार वाला बर्गर हुआ तो नहीं मिलने वाली। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छा वाला बर्गर ले रहे हैं। इससे तुम्हें मिल जाएंगे बच्चे, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा काफी सारा, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे तुम्हें कुछ प्रोटीन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कुछ प्रोटीन वाली चीज डाली है या नहीं डाली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ साथ अब देखो इसमें ऑयल भी यूज हुआ होगा या बटर यूज हुआ होगा, तो फैट भी मिल जाएगा। तो तुम्हें किसी भी खाने से, यहाँ तो मैंने जंक फूड बना दिया, तुम्हें किसी भी खाने से ये तीन चीजें मोस्टली मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। और तुम्हें अपनी अगर नहीं मिलती है तो अपनी डाइट में ये चीजें इंक्लूड करो, और तीनों ही चीज को बैलेंस फॉर्म में लो। ऐसा नहीं है कि पतला होना है तो फैट बिल्कुल डिलीट कर दो, बिल्कुल नहीं। फैट भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता है क्यों है। फैट भी तो तुम्हारे लिपिड्स में आ रहे हैं, और लिपिड्स अगर हम बात करें तो भाई वो हार्मोन बना रहे हैं, तो जरूरत तो है। तो बच्चे अगर हम देखें ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन इन सब पे आ रहा है, ठीक है, इन सब पर आ रहा है। और अब क्या कर रहा है, इनके ऊपर मेटाबॉलिज्म करा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर इसने मेटाबॉलिज्म कराया तो बच्चे इसको तोड़ देता है सिंपलर फॉर्म में, और इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, इसको इसने तोड़ दिया बच्चे किसमें, मोनोसेक्राइड्स में। इसको तोड़ देता है मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स में तोड़ देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन को क्या करेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा, नहीं भाई। तो यहाँ तुम ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोटीन का थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है, तो उसको मैं अभी मैं पॉज कर देती हूँ, अभी उसको मेंशन नहीं करती हूँ। और फैट को भी तोड़ के बच्चे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें मैंने जस्ट बताया। अब इसी चीज को हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो अब जरा इसको पढ़ते हैं ब्रीफ में। कैसे लिखोगे, इन केस ऑफ अडल्ट्स, इन केस ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, इन केस ऑफ अडल्ट्स रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन किस पर रोल दिखाओगे, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स पर किस तरीके से काम कर रहा है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स पर किस तरीके से काम कर रहा है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे इन केस ऑफ एडल्ट्स रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लाइकोजन की। तुम कभी भी ज्यादा खाना खा रहे हो
तो उस खाने से तुम्हारी बॉडी को हमेशा देखो इंस्टेंटली मूवमेंट पे एनर्जी नहीं दे देगा, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी एनर्जी दे देगा। तुम ऐसा नहीं होगा कि तुमने ज्यादा खाना खा लिया तो तुम्हारी बॉडी में एकदम सुपर एनर्जी आ गई और तुम सुपरमैन बन गए, ऐसे नहीं होने वाला है ना। तुम्हारे को वो खाना जो है बाद में भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब उस खाने से जो भी तुम्हें ग्लूकोज मिल रहा है वो ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में कहीं स्टोर हुआ है और जब जरूरत पड़ रही है तो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मान लो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बात करूं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, जो भी तुम्हें खाना मिला है वो कहाँ चला जाता है, इज स्टोर्ड इन द लिवर, लिवर में स्टोर कर दिया गया है अगर अभी यूटिलाइज नहीं करा तो, ठीक है। इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किसमें बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया जाता है, किसको, ग्लूकोज को। तो अगर मैंने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया तो मैं सब कब यूज करूंगी, जब मुझे या मेरी बॉडी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ के कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब इसमें भी झोल है बच्चे, झोल क्या है, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन क्या सच में तुम्हारी सेल्स को ग्लूकोज दे रहा है, उस पर भी जरा हमें बात करनी पड़ेगी, क्या फिर सिर्फ ब्लड में ही छोड़ रहा है ग्लूकोज, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखते हैं, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी ताकि तुम्हें एक बेटर इमेज मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें पता है बच्चे क्या है, इस तरीके से मैंने ये बना दिया, दिस इज द लिवर प्रेजेंट विद इन योर बॉडी, दिस इज द लिवर प्रेजेंट विद इन योर बॉडी, और इस लिवर के पास क्या है बच्चे, इस तरीके से आ गई आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गई, ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम इतना दूर दूर होती है, नहीं, मैं यहाँ वो ब्लड वेसल की बात कर रही हूँ विच इज गेटिंग द सप्लाई या विच इज प्रोवाइडिंग द सप्लाई टू द लिवर, ठीक है। या तो इससे सप्लाई ले रहा है या लिवर को सप्लाई दे रहा है, तो ये पास में एसोसिएटेड कोई भी ब्लड वेसल है वो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बना दी इस तरीके से, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बना दी, मान के चलो सेल ए बी सी इस तरीके से आ गई। अब अगर हम लोग बात करें बच्चे तो क्या कंडीशन है, यहाँ पर इस लिवर में, अब देखो मान लो तुमने बहुत सारा खाना खाया, तो ये सब क्या है, ये सब मान लो तुम्हारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, पर भाई हमें ब्लड में नहीं रखना ज्यादा देर तक ग्लूकोज, तो हमने क्या करा, हमने इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उठाया बच्चे और इस तरीके से इसके अंदर हमने आपके लिवर में पहुंचा दिया। तो ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मैंने उठा के लिवर में इस तरीके से पहुंचा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि लिवर में वो कौन सा दरवाजा है जो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने अंदर एंट्री दे देता है, तो वो होता है बच्चे एक ट्रांसपोर्टर जिसे हम कहते हैं ग्लूट, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलते हैं, इन ट्रांसपोर्टर्स को हम बोलते हैं ग्लूट, और यहाँ पर आ जाता है ग्लूट 2, ठीक है। लिवर के पास ग्लूट 2 होता है, बाय डायरेक्शनल नेचर है, मतलब ग्लूकोज को अपने अंदर लेके भी आ सकता है, ठीक है, और ग्लूकोज को अपने अंदर से बाहर भेज भी सकता है। तो यहाँ पर बच्चे जो ग्लूकोज है उसको जोड़ के क्या बना दिया जाता है, ग्लाइकोजन बना दिया जाता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है इस ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस से ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। वापस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से तोड़ दिया जाता है, तो ये छोटे छोटे दोबारा से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, देखो नाम को फिर से देखना, नाम क्या लिखा है, मैं बोल रही हूँ ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब देखो तोड़ते हैं, ग्लाइकोजन का लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ देना, तो यहाँ पे यही हो रहा है, जब ग्रोथ हार्मोन होगा तो वो ग्लाइकोजीनोलाइसिस कराएगा, तो यहाँ पे इसने क्या करा दिया, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करा दिया।
अब अगर हम देखें बच्चे, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है? ये हो पाता है जब इसके पास ग्रोथ हॉर्मोन्स के रिसेप्टर हो। तो लिवर के पास आपको इस तरीके से रिसेप्टर देखने को मिल जाएंगे ग्रोथ हार्मोन के, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इस तरीके से ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन आया, ब्लड में प्रेजेंट है, तुम्हें पता है कहाँ से आया है, पिट्यूटरी से आया है, और अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन होगा उसका ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा देगा, यानी कि उसे ग्लूकोज में तोड़ देगा। और जैसे ही बच्चे इस ग्लूकोज में तोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे, ये वापस से इसके थ्रू, ग्लूट के थ्रू इस तरीके से आपके ब्लड में चले जाएंगे। तो अब जैसे ही ब्लड में चले गए बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तुम्हारे पास ब्लड में वापस से ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, है ना, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई इस तरीके से। एंड दिस इज योर ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है और ये आपके ग्लूकोज है, ठीक है। तो ब्लड में मैंने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी। अब अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी तो ये क्या है बच्चे, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। मान लो ये स्केलेटल सेल है, ठीक है, ये आपकी कोई डिफरेंट सेल है, इसको मैं सेल ए कर देती हूँ, ठीक है बच्चे। इसको मैंने लिख दिया सेल बी, और इसको मैंने लिख दिया सेल सी। इस तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कोशिश करेंगी कि भाई यार हमें तो बड़ी जरूरत है ग्लूकोज की, कमजोरी लग रही है, मेटाबॉलिज्म करना है, एटीपी बना दे तो ग्लूकोज दे दो यार हमें। तो वो क्या करेंगी, कोशिश करेंगी कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं, ठीक है, ब्लड में तो आ गया है, क्यों ना हम यूटिलाइज कर ले। पर तुम्हारे ब्लड में क्या है बच्चे, ग्रोथ हार्मोन भी प्रेजेंट है। दिस इज द ग्रोथ हार्मोन विच यू आर हैविंग राइट नाउ, राइट, दिस इज द ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन बच्चे इस एक्शन को इनहिबिट करता है, इस एक्शन को इनहिबिट करता है, मतलब इन सब सेल्स को बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है ग्लूकोज लेने की, कोई जरूरत नहीं है ग्लूकोज यूज करने की फॉर द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तुम कुछ और यूज कर लो पर ग्लूकोज नहीं यूज करोगे, इस ग्लूकोज को तो मैं ब्लड में ही रखूंगा। अगर इसने इस ग्लूकोज को बच्चे ब्लड में रखा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी ब्लड में क्या हो चुका है बच्चे, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है ना, इसको मैं ये बोल दूंगी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ गया। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा इसका मतलब बच्चे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ गई, है ना, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। तो यानी कि ग्रोथ हार्मोन हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन भी करा देता है, ग्रोथ हार्मोन आपका हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन भी क्रिएट करा देता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, although growth hormone promotes glycogenolysis, but it does not promote the uptake of glucose from the blood vessels by the cells, ठीक है। यानी कि सेल्स को ग्लूकोज लेने ही नहीं देता। इसका मतलब क्या कंडीशन हुई, इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज या फिर ग्रोथ हार्मोन क्रिएट्स हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन, ग्रोथ हार्मोन क्रिएट्स हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। अब बात आती है हाइपरग्लाइसेमिक करा दिए, चलो ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई सेल्स इंतजार कर रही हैं कि हमें तो एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी प्रोडक्शन करने दो, ग्लूकोज तुम नहीं दे रहे हो तो अब क्या करें हम, राइट, ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे ये क्या बोलता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोलता है भाई कुछ और यूज कर लो पर मैं ग्लूकोज तो नहीं दूंगा। तो ग्रोथ हार्मोन जो है बच्चे वो प्रमोट करा देता है किसका यूज, प्रमोट द यूज या यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर किसके लिए, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन,
अगर ये कंडीशन हो गई तो इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि अगर मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज को ले लिया बच्चे तो मुझे उससे 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। पर अगर मैंने 1 ग्राम क्या ले लिया, फैट ले लिया, तो उससे मुझे मिलेगी 9 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ग्लूकोज बोल रहा है बेटा जब इससे ये काम हो सकता है, ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, तो तुम क्यों ग्लूकोज को बर्न कर रहे हो, तुम पहले फैट को बर्न करो, तुम पहले फैट को बंद करो। क्योंकि यार अभी जो इंसान है वो अपनी अडल्ट स्टेज में है, यंग स्टेज में है, और उस स्टेज में उसके पास ज्यादा फैट का क्या काम है, उस फैट को बर्न करो, उसे एनर्जी दो, तभी अडल्ट स्टेज में भी हमारे पास एनर्जी रहती है। इसलिए भी रहती है क्योंकि तुम एक्सरसाइज भी करते हो, इसलिए भी रहती है, तुम्हारा फैट बर्न हो रहा है, ना कि तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम ऐसे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन रहेगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो बच्चे अभी तुमने क्या सारे हार्मोन्स पढ़ लिए? नहीं पढ़े ना। इंसुलिन पढ़ा? नहीं पढ़ा, है ना। तो और कॉर्टिसोल ये सब भी नहीं पढ़ा। तो अभी ठहर जाओ, पता चलेगा तुम्हें कि जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है या बढ़ जाता है उसको कौन कंट्रोल करता है। सभी चीजें तुम्हारी बॉडी में बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो देर इज अ मैकेनिज्म जो एक प्रोसेस को प्रमोट कर देता है और एक उसी प्रोसेस को कम करवा देता है। तो ये दोनों चीजें बच्चे बैलेंसली काम करती हैं। इससे ये फायदा हो जाता है कि कुछ भी ज्यादा हाइपर एक्शन नहीं हो पाता किसी भी हार्मोन का, अनटिल अनलेस उस पर्सन को कोई कैंसर या ट्यूमर ना हो उस एरिया का, या फिर उन जीन्स में कोई म्यूटेशन नहीं हुई हो जो वो पर्टिकुलर हार्मोन बना रही है। समझ में आ गया? तो ये सब कंडीशंस तुम्हारी बॉडी में एक बैलेंस तरीके से रहती है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट टू ऑल? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे देखो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ग्लूकोज वाले में ये कंडीशन रहती है, हाइपरग्लाइसेमिसिटी वो प्रमोट कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो तुम्हें ये भी चीज समझ में आ गई कि ये क्या कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ग्रोथ हार्मोन का रोल ऑन किस पर, ग्रोथ हार्मोन का या फिर रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन फैट क्या है, तो भाई ये फैट को तो तोड़वा रहा है, यानी कि इसका क्या करा रहा है, कैटाबॉलिज्म करा रहा है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जो तुम्हारी बॉडी में फैट स्टोर्ड रहता है वो किस में रहता है बच्चे, एडिपोस टिश्यूज, या फिर तुम कह सकते हो एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, ये मैंने बना दिए बच्चे एडिपोस टिश्यूज। दिस इज योर एडिपोस टिश्यू। और इस एडिपोस टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है आपकी ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सेल्स, जिनको हमने क्या बोला है बच्चे, एडिपोसाइट्स बोला है, एडिपोसाइट्स। तो दिस इज ऑल्सो योर एडिपोसाइट। ठीक है, ये भी एडिपोसाइट है। इसी तरीके से बच्चे ये भी आपकी एडिपोसाइट है। तो ये तीनों एडिपोसाइट्स हैं और ये पूरा एक टिश्यू है। इसके अंदर बच्चे इस तरीके से फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में आपके जो फैट्स हैं वो यहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं ऑल दीज थ्री आर योर बच्चे फैट ग्लोब्यूल्स। सो दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स जिसमें क्या होता है, फैट्स आर स्टोर्ड, फैट्स आर स्टोर्ड। तो अगर इस पर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होगा, बिल्कुल होगा, तो रिसेप्टर भी बना देते हैं। इन सभी पर हमने ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर बना दिए और ग्रोथ हार्मोन आया, इन सब पे से बाइंड कर गया और अब क्या करवाएगा, इनका कराएगा कैटाबॉलिज्म, यानी कि इन तीनों सेल्स के अंदर करा देगा लाइपोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन एडिपोस टिश्यूज एंड परफॉर्म क्या कर देता है बच्चे, लाइपोलाइसिस, मतलब तोड़ देता है लिपिड्स या फैट्स को, एंड परफॉर्म लाइपोलाइसिस। ठीक है, दैट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। कैटाबॉलिज्म करा देता है बच्चे फैट्स का, और फैट्स को कन्वर्ट करा देता है या तोड़ देता है, फैट्स को तोड़ देता है इनटू योर सिंपलर फॉर्म, जिसको हम कह देते हैं फैटी एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फैट को तोड़ रहा है। अब जरा देखो इतना ही रोल था इसका। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैम और ज्यादा राम कथा ना लिखवा दे, नहीं भाई और ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी मैं। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा ग्रोथ हार्मोन का रोल ऑन प्रोटीन। ठीक है,
प्रोटीन पर भी आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ बोले, मैंने जब वो वाला इमेज बनाया था बर्गर वाला, मैंने कहा था अभी पॉज कर लेना प्रोटीन को लेके, तो बच्चे आप जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से मैंने एक सेल बना दी तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। सिमिलरली बच्चे मैंने इस सेल की बना दी, क्या, इस सेल का मैंने बना दिया ये सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारे को आसानी से या इजिली पता है कि ये जो तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है बच्चे, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इट इज योर सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है बच्चे, ये रहती है आपके पास सेलेक्टिवली परमिएबल। और अगर सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसका क्या मतलब हुआ, सेलेक्टिवली परमिएबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ओनली अलाउ एंट्री ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, अब क्या हुआ, फिर से हम बना देते हैं रिसेप्टर। तो ये आ गया बच्चे इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर, इस तरीके से आ गया ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर। और अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आया ग्रोथ हार्मोन और इन सबसे बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड कर गया ग्रोथ हार्मोन, तो यहाँ पर इसकी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी वो बच्चे हो जाती है इंक्रीज। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बच्चे हो जाती है इंक्रीज। और अगर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब अब ये अलाउ कर सकता है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर, सेल के अंदर एंट्री दे देगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, देखो हमारे जो ब्लड है, ये सेल आसपास ब्लड के कांटेक्ट में है, प्लाज्मा के कांटेक्ट में है। और इस ब्लड में और प्लाज्मा में आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चे बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स। और यहाँ पे मैं मेजरली बात कर लेती हूँ आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसको हम बोलते हैं बच्चे ग्लाइसिन, ठीक है। तो इन सब अमीनो एसिड्स की क्या करा देता है, ये अपने अंदर एंट्री करा देता है, इन सब की एंट्री करा देता है अपने अंदर। और अगर एंट्री हो गई तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि अब इस सेल के अंदर मेरे पास क्या आ चुके हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आ गए हैं। तो मैंने इस तरीके से अमीनो एसिड लिख दिया। अब ये सारे अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे। और अभी तो यहाँ 3 ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 50, 100, 200, 150 ऐसे अमीनो एसिड जुड़ गए। और क्या बना देंगे बच्चे, यहाँ पर प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है बच्चे, इट इज प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एनाबॉलिज्म करा रहा है, किसका भाई, प्रोटीन का, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स एनाबॉलिज्म ऑफ 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 प्रोटीन, इट प्रमोट्स एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे, इज द पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमने लिखा था, ठीक है, क्वेश्चन लिखा था। अब जल्दी से बताएंगे, रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन बी, व्हाट कैन बी द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जल्दी से बताएंगे। It can be cell growth, hyperglycemic nature, help in metabolism, it helps in increment of the height all throughout the life। किस में हेल्प करेगा, तो भाई सेल ग्रोथ करा रहा है, सही बात है। हाइपरग्लाइसेमिक करा रहा है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ये भी सही बात है। मेटाबॉलिज्म करा रहा है, सही बात है। हाइट को बढ़ा रहा है, यहाँ पे हाइट नहीं लिखा, इट हेल्प्स इन हाइट इंक्रीज ऑल थ्रू आउट द लाइफ, नहीं, थ्रू आउट द लाइफ नहीं करा रहा। ग्रोथ हार्मोन क्या कैटाबॉलिज्म करा देता है प्रोटीन का, तो नहीं भाई, यहाँ पर तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि एनाबॉलिज्म करवा रहा है, तो ये भी हो गया गलत। मतलब ए बी सी जो है बच्चे, दैट विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। ए बी सी जो है वो तुम्हारी हो गई बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है इतना पॉइंट, क्लियर टू ऑल, ठीक है बच्चे। अब अगर हम लोग देखें तो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर देते हैं इसके डिसऑर्डर्स, और फिर आपका ग्रोथ हार्मोन का काफी हद तक जो आपका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स है वो हमने करा दिया कंप्लीट, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके डिसऑर्डर्स।
बच्चे अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो दो कंडीशन हो सकती हैं। एक हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन या तो कम रिलीज हो या ज्यादा बने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया इस तरीके से बच्चे ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन में हमने देखा कि यार भाई बचपन में अलग काम कर रहा है तो चाइल्डहुड लिख दिया, ठीक है। अब चाइल्डहुड वाली कंडीशन मैंने जब ले ली बच्चे इस तरीके से, चाइल्डहुड वाली कंडीशन मैंने देखी तो उसमें हमने देखा कि उसमें भी कंडीशन हो सकती है हाइपर या हाइपो सिक्रीशन। तो इसमें मैंने नेक्स्ट और लिख दिया। अगर मान लो हाइपर सिक्रीशन हो गया, हाइपर सिक्रीशन समझते हो, यानी कि मच मोर देन नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट से कहीं ज्यादा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बच्चे जाइगेंटिज्म होगा। तो जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। और जो हाइट होती है बच्चे वो लगभग कितनी हो जाती है, वो हो जाती है ग्रेटर देन 7 फीट या अप्रोक्सीमेटली 7 फीट के आसपास आपको हाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे की हाइट काफी बढ़ने लगती है कब, जब वो चाइल्डहुड फेज में ही होता है, 7 फीट तक पहुंच जाती है, 6 फीट से भी ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है बच्चे, नेक्स्ट हो सकती है हाइपोसिक्रीशन, मतलब कम सिक्रीट होना। हाइपो मतलब हमेशा कम होता है, हाइपर मतलब हमेशा ज्यादा होता है। बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हो, मतलब गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा होते तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है। तो वही कंडीशन होती है हाइपर वाली। हाइपो मतलब कम, अगर हाइपर है, हाइपो है तो क्या होगा भाई, हाइट छोटी रह जाएगी, उसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हाइट जो है बच्चे हो सकता है लेस देन 4 फीट रह जाए, लेस देन 4 फीट रह जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है पॉसिबल, इसको ध्यान रखना है, डॉर्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म। अब आती है इंपॉर्टेंट बात विच इज रिलेटेड टू योर अडल्टहुड। तो यहाँ पर हम देखते हैं अडल्ट के केस में क्या हो रहा है। तो अगर मैंने अडल्ट बोल दिया इस तरीके से, अगर मैंने बोला अडल्ट, तो इसमें क्या होगा, अडल्ट में क्या होने वाला है जरा देख लेते हैं ये भी। अडल्ट में क्या होता है बच्चे, अडल्ट में भी हाइपो और हाइपर होगा, तो इसमें भी हाइपो हाइपर लिख देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर बच्चे इस तरीके से हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। तो तुम्हें ये चीज अच्छे से पता है कि जो हाइपर सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो हाइपर सिक्रीशन होता है उसका मतलब है कि ज्यादा मात्रा में रिलीज होना हार्मोन का। और अगर मैंने बोला अडल्ट में ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो क्या होगा, हो सकता है मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, नो डाउट हो सकता है बंदा पतला भी हो जाए। पर एक और कंडीशन होती है बच्चे जिसे हम कहते हैं एक्रोमीगली, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस कंडीशन में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोमीगली। और इस एक्रोमीगली में क्या होता है, इस एक्रोमीगली में बच्चे जो आपकी शॉर्ट बोन्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और लॉन्ग बोन्स वैसी की वैसी रहती हैं, जिसके वजह से क्या होता है बच्चे, डिसफिगरमेंट होने लगता है। अब तुम्हारी शॉर्ट बोन्स तुम्हारी नाक में प्रेजेंट है, तुम्हारे जॉज में है, तुम्हारे फेशियल फीचर में। अब तुम्हारी हाइट उतनी है, तुम्हारी नाक लंबी हो गई, तुम्हारे जॉज बड़े हो गए, तो ये कंडीशन क्या होगी, डिसफिगरमेंट बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है, मतलब डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी या फिर मोस्टली, मोस्टली फेशियल फीचर्स, मोस्टली फेशियल फीचर्स, ठीक है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको हाइपोसिक्रीशन। और हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है बच्चे, इसमें हम लिख देते हैं अडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, अडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसमें तुम्हें पता है, समझ में आ गया है, मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, कमजोरी आने लगेगी, ये सब कंडीशन तुम्हें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका ये रहता है ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूरी कहानी, ठीक है। तो आज हमने पूरा का पूरा ग्रोथ हार्मोन कर लिया, उससे रिलेटेड बच्चे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई होप तुम्हें पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बस एक छोटा सा मैं तुम्हारे लिए माइंड मैप बना देती हूँ, छोटा सा माइंड मैप, ताकि तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। माइंड मैप, इसमें अगर हम लोग देखें, या फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं रिविजन मैप, ठीक है, रिविजन मैप बना देते हैं। अगर हम देखें तो हमने क्या किया, बड़ा एक छोटे से फ्लो चार्ट में आई एम बी ट्राइंग टू
लाइक पुट ऑल दी पॉइंट्स। ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसका जो जीन है वो 17th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। 17th क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को मैंने हैशटैग से लिख दिया, उसकी भी शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम देखें बच्चे तो सेल ग्रोथ करा देता है, ठीक है, सेल का प्रोलिफरेशन भी कराता है, सेल का करा दिया बच्चे प्रोलिफरेशन, ठीक है, और इससे तुम्हारी बढ़ जाती है हाइट, ठीक है। पर ये हाइट तुम्हें पता है बच्चे कब बढ़ रही है, चाइल्डहुड में बढ़ रही है। पर अगर हम लोग बात करें इसी ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो अडल्ट में क्या कराता है बच्चे, ये अडल्ट में तुम्हारा कराता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अडल्ट में करा देता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म करा रहा है 3 चीजों पर काम करता है। एक आ जाएगा बच्चे किस पे, एक आ जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट पर, और दूसरा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका कराता है बच्चे क्या, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फैट्स का, फैट्स को भी तोड़ देता है, कैटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके बारे में बच्चे, लिपिड्स के बारे, सॉरी प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन का करा देता है बच्चे एनाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोटीन का क्या करा रहा है, एनाबॉलिज्म कराता है, प्रोटीन का कराता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म, फैट्स का भी कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का करा रहा है बच्चे एनाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, और ये क्या करता है बच्चे, हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन बना देता है, हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन बना देता है। तो बस तुमने यही सब कहानी पढ़ी है, और तुमने नेक्स्ट लास्ट में क्या पढ़ लिया, लास्ट में तुमने पढ़ लिया डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं बचपन में, अगर बढ़ गया तो जाइगेंटिज्म, कम हो गया तो डॉर्फिज्म, बड़े हो गया अगर बढ़ गया तो एक्रोमेगली, और अगर कम हो गया तो AGHD यानी कि एडल्ट ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें आज की क्लास में सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के रिमेनिंग हार्मोन्स कवर कर लेंगे। बट यू डोंट हैव टू वरी बच्चे, ग्रोथ हार्मोन ही था जो थोड़ा सा बड़ा था, एलेबोरेटिव था, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से आपके और फर्दर हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।